नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, और जिससे अंतस स्वयं सुगंधित, वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है, तुम्हें समर्पित है शिव जी। मेरी इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। मेरी इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। आइए और हमारे कोरे भावों में समा जाइए, हमारी कलम की नोक पर रहिए, हमारी जीवा में बसिए। हम जो भी कहें, हम जो भी लिखें, हम जो भी बोलें, देश हित में हो, लोक हित में हो, समाज हित में हो, दिलों से निकले और दिलों तक पहुंचे। आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं सोनिया सोनावक्स पानीपत हरियाणा से। आज पथगामिनी, बहुत सुंदर सा नाम है, पथगामिनी, जिसे चला रही हैं हमारी मंजुला श्रीवास्तव जी। और वो हर सप्ताह में कई बार बहुत खूबसूरत से प्रोग्राम करती हैं। कभी मुशायरा, कभी कवि सम्मेलन, और कभी ये बातचीत का एक सेशन। मैं साक्षात्कार तो इसे नहीं कह सकती, क्योंकि मेरी इतनी बिसात नहीं कि मैं आप जैसी शख्सियत के साथ उस साक्षात्कार ले सकूं उनका। हाँ, बातचीत कर सकती हूँ आपके साथ मैं बैठकर। तो आज आपके सामने हम जिस शख्सियत को लेकर उपस्थित हैं, आपका नाम है प्रेम प्रेम भारद्वाज। आप कवि भी हैं, लेखक भी हैं, समालोचक भी हैं। आपके पिताजी स्वर्गीय मदन लाल भारद्वाज और आपकी माताजी श्रीमती सुरेशी देवी। 8 मार्च का आपका जन्म है। सन बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि आप बहुत युवा हैं और आप चिर युवा रहें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। आपने स्नातक किया है दिल्ली विश्वविद्यालय से, और डिप्लोमा प्रबंधन एवं सेवा में किया है, और दिल्ली पर्यटन एवं टूरिज्म में भी आपने किया है। और बड़ी अच्छी बात है कि हिंदी, रशियन और संस्कृत आदि भाषाएं भी आपको आती हैं। हम आपसे बातचीत के जरिए अपने दर्शकों को, अपने सुनने वालों को आपकी और बहुत सी खूबियों से परिचित करवाएंगे। सबसे पहले हम आपका सादर स्वागत करते हैं, आदरणीय प्रेम भारद्वाज जी। इस मंच पर आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत नमस्कार श्रोताओं। और सोनिया जी, आपका बहुत आभार है। आपने अपने पटल पे बुलाया पुनः, और बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। आपका गूढ़ ज्ञान हमें मिलता है, और हम गजल की विधा में खास करके आपकी बहुत गहराई से परख रखते हैं आप। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जैसे गुणी आदमी से बात करके। मुझे उम्मीद है कि आज की मुलाकात भी बहुत बेहतर रहेगी। बेशक, बेशक, बेशक एवं अस्तु ऐसा ही होगा। आप जैसे एक नेक दिल इंसान और एक अच्छे पहचान रखने वाले, अदब की पहचान रखने वाले जब शख्सियत हमारे साथ है, तो बेशक से ये बातचीत बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलिए हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जो प्रश्न मेरे ज़हन में अक्सर आता है आपका नाम देखकर, आपका नाम पढ़कर, इसीलिए मैंने आपका पूरा नाम नहीं लिया। मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आपका नाम प्रेम भारद्वाज है। ऐसे तो भारद्वाज में ही सब कुछ है। इसके बावजूद आपने उसके आगे लगाया ज्ञान भिक्षु। तो ये ज्ञान भिक्षु का राज क्या है? यहीं से हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं सर। आप हमें इस ज्ञान भिक्षु का राज बताइए। सोनिया जी, वर्षों पुरानी बात है, जब मैं समझता था मैं प्रयास करूंगा, मैं भी कुछ लिखूंगा। जी। तो मैं मेरे गुरुजनों में, जिनको मैं अपने अपनी तरफ से गुरु मानता था, उनके बीच में जब मैं बैठता था, तो मेरे एक हुँ, हुँ। गुरुजन थे जिन्होंने ये ऐसी अनायास ही शायद कहा होगा कि तो कोई उन्होंने काम दिया था, और मैं उस पे कुछ कविता गजल लिख के चला गया। तो जी। कहने लगे, ये कब लिखी है आपने? मैंने कहा, जी ये तो मैंने जब आपने कहा लिख दी। बोले, मुझे हुँ। यकीन नहीं है, तो आप, मेरा ये सब्जेक्ट देता हूँ, इस पे लिख के लाओ। अच्छा। तो मैं कहा, ठीक है, हम उस पे लिख के लाते हैं। तो हम उनको हुँ, हुँ। दिखाने ले गए, तो कहने लगे, यार कमाल है, मतलब आपने जो कल वार्तालाप हुई उसको ही कविता बना दिया। मैं कहा, अच्छा। सर यही यही सीखा आप लोगों से, कि आप बड़े हैं। तो उनके मुंह से एक शब्द निकला था, उन्होंने कहा था कि आप एक दिन, उनका कहना था, शायद वो सही हो गया या पता नहीं, कहने लगे एक दिन आप बहुत बड़े ज्ञान भिक्षु बनोगे। तो मैंने कहा, अच्छा, पता नहीं ज्ञान बनूंगा तो भिक्षु नहीं, बने। मगर मैं नाम अपने पास रख लिया मैंने। हुँ, और हुँ। उसके बाद वो चलता चला गया। जब मेरी प्रथम पुस्तक उम्मीदें जिंदगी आई, तो मेरे संपादक महोदय ने मुझसे कहा कि आपका कोई उपनाम है क्या? मैंने कहा, नाम उपनाम तो नहीं है, पर हुँ, हुँ, हुँ। मैं समझता हूँ कि मुझे इस बात से नवाजा गया कि मतलब आप ज्ञान भिक्षु बन सकते हो। ज्ञान भिक्षु के बड़े सारे अर्थ हैं।
इस दुनिया में हम्म। बुद्धिस्ट हुए हैं, बहुत सारे ज्ञान भिक्षु हुए हैं, तो उसके बड़े अर्थ हैं गहराई के। मगर मैंने सोचा कि इस नाम को रखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर भिक्षा भी मांगी जाए तो ज्ञान की मांगी जाए। इसके पीछे तथ्य बेशक ये था। बेशक। और एक उसके पीछे एक कारण और भी था। जब आपने खुलासा करने के लिए बोला है, तो हम्म। आप पूरे जीवन भर कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। ये जीवन जो मुझे समझ में आता है, हाँ जी। मैं समझता हूँ कैसे मांगते हैं कि मतलब आप आपसे कुछ सीख लिया, बहन जी मंजुला जी से कुछ सीख लिया, जो भी रास्ते में मिलता है उससे कुछ सीखते हैं हम। तो वो अगर भिक्षा के तौर पे कुछ अगर चाहिए तो वो आदमी को ज्ञान लेना चाहिए, इसलिए ज्ञान भिक्षु। तो मेरा उसका अर्थ यही है कि किसी भी छोटे से बड़े से अपने बराबर वाले से कुछ लिया जाए, उसको अपने जीवन में समाया जाए और उसको फिर रचनाओं के रूप में कहीं ना कहीं गजल या कविता में लिख दिया जाए। तो इसलिए इसलिए ज्ञान भिक्षु नाम लगा लिया आगे। और अब मैं समझता हूँ कि अब प्रेम भारद्वाज लोग कम बोलते हैं, और जो जानने हम्म। वाले हैं वो अब इसी नाम से बोलते हैं कि भाई तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि मैं चलो ठीक है, ये भिक्षु ही सही मगर ज्ञान के ही है ना। अरे वाह! वाह! बेशक, तो मैं तो ये ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, भगवती माँ से प्रार्थना करती हूँ कि ये ज्ञान भिक्षु आप हमेशा बने रहें जब तक आप इस धरती पर हैं। आप ज्ञान के जरूर जरूर। भिक्षु अगर बने रहते हैं, तो आपकी जो ये लालसा है, ये जो प्यास है, ये तड़प है ज्ञान को पाने की, जब तक ये ज़िंदा है, तभी तक आप गज़ल, कविता, छंद, मुक्ता कुछ भी लिखते रहेंगे और कहते रहेंगे। तो ये बहुत प्यास, ये आभारी। तड़प, ये जुनून बहुत आपका धन्यवाद। बना रहे। धन्यवाद तो धन्यवाद। इसी साथ हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ चुके हैं शुरुआत में भी। मैं आप सभी का एक बार स्वागत ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। इस समय अगर आप हमारे साथ उपस्थित हैं, आपके होने से ही हमारा ये मंच है। आप सभी का स्वागत। पथगामिनी जी खुद जुड़ी हैं, आपका स्वागत। रतिराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपको भी प्रणाम। वो स्वागत कर रहे हैं हमारा और बधाई दे रहे हैं हम सबको। पोएट महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी ज्ञान भिक्षु की बहुत तारीफ कर रहे हैं। पोएट महेंद्र भट्ट जी आपका बहुत-बहुत स्वागत। बेहतरीन बातचीत साक्षात्कार वो कह रहे हैं, अभी तो शुरुआत है, आप जुड़े रहिए। ये बातचीत बहुत खूबसूरत होने वाली है। निश्चित तौर पर वार्तालाप ही कविता होता है, ऐसा कह रहे हैं। बेशक बातों से ही बात निकलती है। रमेश रमन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत उम्दा गीतकार हैं, आपका हम स्वागत करते हैं दादा। सोहन लाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मंजुला श्रीवास्तव जी कहती हैं कि सीखने की कोई अवधि या मियाद नहीं होती है। बेशक ऐसा ही मानना है हमारे ज्ञान भिक्षु जी का। सीमा शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। सीमा शर्मा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत। ज्ञान की भिक्षा सभी भिक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ होती है। ऐसा ही कहा है आपने ज्ञान भिक्षु जी। सीमा शर्मा जी स्वागत कर रही हैं। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत। वो कह रही हैं कि ये स्वभाव जो है, ज्ञान को भिक्षा के रूप में लेने का, ये अपने आप में अति उत्तम है। बेशक ठीक कह रही हैं आप, सोहनलाल शर्मा जी बहुत-बहुत शुक्रिया। सुपर्ब कह रही हैं। तो अभी से ही शुरुआत में अभी तो हमने पहला ही प्रश्न किया है, हमारे साथ 13 लोग उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन, हम दोनों की तरफ से। सर बहुत फिर बहुत। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कवि भी हैं, लेखक हैं, ये तो हम सभी जानते ही हैं और लेकिन आप समालोचक भी हैं। तो जी इसके साथ आप समालोचक कैसे हुए और इस जो पद है या इस विधा को आप किस तरह से लेते हैं? महावीर साहू जी आपका भी स्वागत। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये परिचय में अगर आपने मेरा ये भी कहा है कि समालोचक हैं, तो समालोचक यूं करके हुए कि बहुत सालों से इस क्षेत्र में लिखना हुआ, और मुझे लोगों ने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद जब अपनी कविताएं और गजलों को लेकर के आते हैं, तो उसका उसको करेक्शन करने के लिए बोलते हैं। और इस करते करते आज 100 से ज्यादा किताबों का संपादन करने का मौका मिल गया। जिनको क्या बात है! जिनको जिनके एडिटोरियल हमने लिख दिया है, वो लोगों ने उसको विशेष प्रकाशित कराया कि भाई प्रेम भारद्वाज ज्ञान भिक्षु जी ने टिप्पणी की है। तो एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर वो बहुत बड़े हैं। उन्होंने हुँ, एक हुँ, हुँ। पुस्तक निकाली, इसमें संपादकीय के नाम पे पुस्तक निकाली, और उस पुस्तक की उसमें जितनी किताबों को मैंने मतलब अगर संपादन किया होगा या उनको मदद की होगी किसी को, तो उस पे उन्होंने एक बहुत प्रमुखता से छापा कि मतलब उनका ये कहना था कि
इसमें अगर टिप्पणी प्रेम भारद्वाज ज्ञान भिक्षु जी ने की है तो इसका मतलब जी उस गजल की कुछ महत्वता ज्यादा है। तो मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि ऐसा भी लोग सोचते हैं। तो समालोचक जनरली उसे कहा जाता है या कहना चाहिए जो आपकी कमियों को रेखांकित कर सकता है। यानी कि जब जी आप मान लीजिए आपकी किताब है और आप कहते हैं कि हमारी किताबों पे कुछ अपनी टिप्पणी लिखो, तो मैं पढ़ूंगा पहले। मैंने आज तक बिना हम्म। पढ़े कभी किसी की किताब पे टिप्पणी नहीं लिखी है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। हाँ, और जान करके आपको बड़ी और भी खुशी होगी क्योंकि आप विद्वान हैं, आप मतलब अध्यापन के क्षेत्र में हैं, तो आप इस बात को समझते होंगे कि आप किसी बच्चे को जब मार्क्स देते हो तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी है। मतलब जो यस मार्क्स दे रहा है। तो मैं संपादन को भी ऐसे मानता हूं कि आप किसी की पुस्तक पे जब टिप्पणी करो तो उसकी तारीफ से ज्यादा उसकी समालोचना होनी चाहिए, यानी कि सुधार की बात होनी चाहिए कि और बेहतर क्या क्या हो बात। सकता है। तो यहाँ से शुरू हुई ये प्रक्रिया और बाद में कुछ संस्थानों ने हमें बुलाना शुरू किया कि गजल सिखाने, कविता सिखाने, छंद, दोहे वगैरह सिखाने के लिए आप आए या क्लासेस ज्वाइन करें। तो उसके बाद एक परंपरा बन गई कि मतलब लोग केवल इसलिए भी ज्वाइन करते थे कि आप हमारी टिप्पणी लिख देंगे किताब पे, क्या गजलें तो पूरी हो रखी हैं। तो एक बार ऐसा भी हुआ कि वो भी शायद आपके जानने वाले निकल आएंगे कि वो मोहतरमा 101 कविता या गजल जो भी छंद कह लीजिए वो लिख करके लाई। और मैंने कहा बेटे, मैंने कहा ये आप मुझे ला रहे तो मैं अपनी मर्जी का करूंगा, मतलब मुझे जो करना। बोले अच्छा। हाँ ठीक। अब मैंने उनमें से जब उसको पढ़ा, मुझे 15 दिन लग गए, तो उसके बाद उसमें से 20 कविताएं रह गई जो मुझे लगा इसको होनी चाहिए, बाकी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। तो वो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मगर वो उनके आंखों आंखं से आंसू आ गए कि सर मेरे तो और आपने मैं बच्चों यही का यही बहुत प्रश्न मेरा अगला था कि आपने कितने लोगों को रुलाया या नाराज किया होगा फिर। वो रुलाया मैंने इंटेंशनली नहीं, मगर मैंने कहा ये जो आपने लिखी है कविता नहीं है, ये व्यथा लिख दी है आपने अपने जीवन में जो घटी आपने हाँ, कविता। व्यथा और तब कविता मैंने में कहा फर्क है, बिल्कुल वो बिल्कुल। आप बहुत वो बहुत आपकी अच्छा व्यथा, पॉइंट। हाँ आपकी व्यथा तो हो सकती है, वो कथा भी हो सकती है, मगर वो कहीं कविता में नहीं फिट बैठ रही है। आप व्यक्तिगत विषय से हट करके कविता में लाइए, उसको सार्वभौम करिए। तो जब जी 80 के करीब कविताएं रिजेक्ट हो गई तो पहली बार उनके आंसू आ गए। परंतु वो देखो इतने हिम्मत वाले थे कि उन्होंने फिर दोबारा से लिखना शुरू किया। 1 साल और लग गया। क्या बात है, एक क्या साल बात बाद है। जब वो मेरे पास अपनी अन्य कविता लेके, बाद में मैंने उस पुस्तक का विमोचन भी मेरे हाथ से हुआ और बहुत भव्य समारोह में कार्यक्रम हुआ, सब कुछ हुआ। तो तब उनके पति ने मुझे एक बात कही कि भाई साहब, जब आपने रिजेक्ट करी थी तो हमें लगा था कि आपको पसंद नहीं था ये काम, आपने जानबूझ के रिजेक्ट करी। पर अच्छा। अब हमें समझ में आता है कि लोग हमारी उस कविताओं को जब कोट करने लग गए हैं जो अब आपने सेलेक्ट करी हैं, तो उसका महत्व समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा देखो, मैं अपना नाम तब दूंगा कविता में, किसी भी कविता के लिए, समालोचना के लिए, कि जब, समालोचक के रूप में, हाँ। हाँ उसमें मैं जिम्मेवार हूँ। फिर अगर जो आपने लिखा है और करेक्शन करके नाम आ गया, वो मैं जिम्मेवार हूँ। यानी उस जी आलोचना जी। में ये आएगा कि ये प्रेम भारद्वाज ने करेक्शन करी थी, तो ये कोमा विराम बिंदु जहां भी गलत है सही है वो मेरे हैं। तो इसलिए मेरा हम्म। काम ये है कि मैं उसको करेक्ट करूं। एक बार शायद आपने मुझे ऑनलाइन पूछा था कि आप ये क्या करते रहते हो रोज, इतनी जी जी, कविताएं मैंने पूछा था। हाँ, आपने मैंने पूछा। पूछा था नंबर डाल आपको के जो। बताता हूँ जी। किसी विश्वविद्यालय ने क्या किया, मेरे से आग्रह किया, मैं जा नहीं सकता था बार बार, तो उन्होंने कहा सर हम ना आपके साथ कुछ बच्चों को जोड़ रहे हैं और हम्म उनको ऑन द स्पॉट आप सब्जेक्ट दीजिए और वो आप जैसे आप सिखाते हो वैसे सिखा दीजिए उनको। हम्म तो उसी बीच में ना आपकी पैनी नजर पड़ी और आपने एक बार मुझे व्हाट्सअप करके पूछा कि ये क्या आप कैसे हम्म, करके दिन में कम से कम 10-10 15-15 हो रही है, कैसे हो रहा है, क्या कर रहे हो आप। हाँ हाँ तो मैंने हाँ कहा हाँ। ये मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ बच्चों हम्म। को ऑनलाइन, वो मुझे जैसे अभी आप और हम बात कर रहे हैं, तो वो जी। इस तरीके से वो क्लास ज्वाइन करते थे और मैं उनको कहता था कि ऐसा कोई कविता नहीं चाहिए मुझे कि आप किसी से प्रेरित होकर लिखोगे। सब्जेक्ट मैं हम्म दूंगा, विषय वस्तु मैं दूंगा और उसके हम्म ऊपर
जो आपकी जो गजल की बहर होती है वो भी मैं बताऊंगा, उसी बहर में लिखनी है। अच्छा। तो जब वो पहले पहले वो तंग हो गए, उन्होंने कहा सर ये कैसा है, ये तो बहर बड़ी हो जाती है, इसमें हम्म रदीफ काफिया इधर से उधर। मैं कहा नहीं, यही तो बात है। अगर आपने हम्म उसको अनुबंध नहीं किया तो फिर वो आप उस क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं। समय लगा, हम्म और यकीन करेंगे वो आपने नोट भी कर लिया होगा, 127-28 कविताओं के बाद उनको ये समझ में किया आया कि नोट मैंने। नहीं, वो हाँ। पहली वाली कविता हमने गलत लिखी थी। अपने आप बोले अच्छा। वो कि वो हाँ सर, वो हमें हाँ, अब समझ में आ रहा है कि हम लिखते थे बस, अब पता चला कि हम्म इसके तो नियम हैं। तो जो नियम है। जब तो जब आपने प्रश्न पूछा था मूल की समालोचक क्या होता है यार, मतलब कैसे, हम्म तो इसमें जब देखिए आपको भगवान ने आशीर्वाद दिया, आपको गुरु भी कोई कहने लग गए हैं, तो फिर आपका बहुत ज्यादा बड़ा फर्ज हो जाता है कि आप केवल कहने के लिए मत लिखो, और केवल हम्म बोलने के लिए बोलना है इसलिए मत बोलो, उसके उसके अर्थ भी आपको पता होने चाहिए कि मैंने बोला क्या है। जी, और बेशक बेशक। और आप मेरी बात को अदरवाइज न लेना। आज आप देखते हैं फेसबुक पे बाढ़ आई हुई है कविता लिखने वालों की, गजल और कविता जी, लिखने बिल्कुल वालों बिल्कुल, अदरवाइज लेने वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल की। सही हाँ, कह रहे नहीं हैं नहीं, आप। मेरा मेरा मतलब कहने का वो कोई कम नहीं है, अच्छे लोग हैं, मगर हम्म उनको दुरुस्त करने की यहाँ पे जरूरत पड़ती है कि हम्म। एक जमाने में चौपाई लिखी जाती थी, तो हमें मौका मिलता था, कहीं पे हम स्कूलों में पढ़ते थे, तो चौपाई पे जब गुरुजी बताते थे कि इसका मतलब क्या है, पहले शब्द जो है और आखिरी शब्द को जब जोड़ के देखो, आपको पता चलेगा कि इसमें जो इसमें जो शब्द हैं उसके भी मतलब हैं, और कितने होने चाहिए उतने ही हैं। तो हम्म। वो एक उसका एक व्याकरण था, अब वो व्याकरण खत्म हो हम्म गया, हम्म छंद छंद आधारित कविताएं खत्म हो गई। आजकल कथा और हम्म। व्यथा में पता नहीं चलता कि कविता है या मतलब हाँ, कथा यही है। बात मैं कहने वाली थी कि आप बड़ी आसानी से किसी की कविता या किसी की बात पढ़कर ये हम लोग जो पैनी नजर रखते हैं या काफी टाइम से इन चीजों को लिख पढ़ रहे हैं, देखते ही पता लग जाता है कि उसका मूड आज कैसा है, और ये मतलब टारगेटेड कविता है या टारगेटेड शेर है या टारगेटेड कहानी है। तो उसमें फिर वो इंटरेस्ट नहीं रहता कि किसी वन पर्सन या किसी एक दो लोगों के लिए वो कही गई है बात, ऐसा समझ में आ जाता है अगर देखते ही। अगर कुछ युवा तो सुन रहे ऐसी इसको होंगे आप क्या तो, कहेंगे? हाँ, कुछ अगर युवा सुन रहे होंगे तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीवन में चाहे पूरे साल भर में 4 ही कविता लिखना कोई बात नहीं, चलेगा, परंतु आपने जब लिखा है उस समय आपकी मानसिकता क्या है उसके हिसाब से मत लिखना। बड़ी आप बात। गुस्से में बैठे आप गुस्से में बैठे, आपने राजनीतिक प्रतिक्रिया अपनी कविता में लिख दी, हाँ, लिख आप दी। खुश हाँ। बहुत हैं, आपने किसी की खुशी जाहिर करते हुए लिख दी। ये सब अच्छी बात है, लिख सकते हो, मगर ये क्षणिकाएं हो सकती हैं, ये कविताएं नहीं है। हम्म कविता को हम्म। सार्वभौम बनाना चाहिए, कालजयी होनी चाहिए कविता। जब बहुत आप अच्छी बात। सोचें कि कबीर दास ने कितने सालों पहले लिखा था, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, मतलब देखो हम्म। उन्होंने जो उस दिन कहा था आज भी वो इतने सही है वो, ठीक है। हाँ, उतना तो ही जब सही है। जब पैमाने में कुछ कहा जाएगा और अर्थपूर्ण होगा, कालजयी हम्म, कविता हमेशा जीवन में याद रहेगी और कवि को भी याद रखा जाएगा। क्योंकि बिल्कुल जब बिल्कुल। आप बाजारू कविताएं लिखते हैं, सो सॉरी मेरे को वर्ड ये यूज नहीं करना चाहिए था, उसका मतलब ये होता है कि आपका मूड था, आपने लिख दिया, पर आपने परोस दिया हम्म। वो, मतलब सामाजिक पटल पे लोग, भाई जो मैथिली शरण गुप्त की कविताओं को तो याद रखते नहीं है, आप और मेरे को कौन याद रखेगा। आपने मैंने सही ऐसा बात क्या है। डिफरेंट कहा है, हमें ऐसा कुछ हम्म। कहना चाहिए जो हमसे जुड़ करके हमें। एक प्रसंग आपको, अगर आपके पास टाइम है तो 2 मिनट लेता हूँ आपका। नहीं नहीं, आप सुनाइए सर, आप ही हाँ के लिए टाइम है। हाँ, प्रसंग ये है मैंने बहुत साल पहले, मतलब काफी साल पहले की बात है, मैंने हम्म एक छोटा सा मुक्तक था, उसमें एक लिखा था कि कितने कितने झूठे थे दर्पण, मन कितना खाली निकला, हम्म। विश्वास भरे बगीचे में चोर उसका माली निकला। अरे वाह। और उसके ये कविता है, मगर उसके आखिरी छंद तब सुनाऊंगा जब उसको किसी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ ने अपने हम्म। प्रतिद्वंदी को निपटाने के लिए यूज कर ली, और अच्छा वो अच्छा अच्छा वायरल हो अच्छा। गई। जब वो वायरल हो गई हम्म। तो मुझे हम्म मुझे किसी का फोन आया कि भाई आपकी आपकी पंक्तियों को तो बड़ा जबरदस्त तरह वो कोट कर दिया गया है,
अब मुझे उस समय हम्म पता भी नहीं था कि नोटबंदी होगी या ऐसा कुछ होगा। हम्म तो एक प्रतिद्वंदी दूसरे को कहता है, पंक्ति की हम्म पहली पंक्ति सुनिए कि कितने झूठे थे दर्पण मन कितना खाली निकला, विश्वास भरे बगीचे में चोर उसका माली निकला। अगला बंदा आरोप लगा रहा है इस कविता से, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है सामने वाले को कि हम सोने की खान समझते थे, वो कानों की बाली निकला। और फिर दूसरा कह रहा है कि फटे पुराने खूब चले, नया नोट जाली निकला। अब ये क्या बात है, क्या बात है। फटे पुराने खूब चले, नया नोट जाली निकला, ये तो अब हुआ 2016 में, मगर ये कविता जी तो जी। 1988 की कविता है। तो जब कविता की संरचना हो तो कुछ उसमें ऐसा गणंत हो, ऐसा गढ़ा जाए कि जो हमारे जीवन में घटता है। यानी कि हम कानों की बाली, देखिए, हम जी जी। सोने की खान समझते थे, वो हाँ कानों हाँ की हाँ। बाली निकला, मतलब जिसकी हमने उपमा दी। इतना और इतना। हाँ, क्या निकला वो। और फटे पुराने हम्म। खूब चले, नया नोट जाली निकला। तो ये जाली प्रसंग निकला। जब आया, उस कविता का उच्चारण करके उस आदमी ने हमारा उसका प्रयोग करके अपनी बात कह दी। तो जब हम्म। किसी परिचर्चा में आपको बोलने लग जाते हैं लोग कि मतलब फला कवि ने ये वो फलाने कहा की था, ये और चीज है, फलाने की उससे हाँ, कही जा रही तो है, तो बहुत बड़ी बात समझ लीजिए कि आप सार्थक कुछ कर रहे हैं, चाहे कड़वा ही है। सही, पर सार्थक कुछ कर रहे हैं। तो कहने का मेरा भाव ये है कि कविता, गजल, छंद, जो भी हम जिस विधा में भी हम काम कर रहे हैं उसको पहले बांचिए, सोचिए और फिर कोशिश करिए कि जितना छोटे वर्जन में हो जाए वो, तो वो फिर क्योंकि लंबा के लिए याद वक्त नहीं है लोगों के पास। लोगों को याद रहती है, फिर वो कहने को याद रहे। सरल हो जाता है। तो जी मेरा कहने बिल्कुल का, बिल्कुल। जब आपने समालोचना की बात करी, समालोचना के पीछे तो कारण ये था कि लोगों ने कहा कि कुछ पढ़ा दीजिए, तो पढ़ाने लग गए। तो फिर लोगों ने कहा एडिट भी आप कर दीजिए। करते करते वो कई सौ किताबें हो गई। तो लोगों ने उसमें हमारे को जब लिखना शुरू किया, पहले पहले तो मुझे शौक था कि मेरा नाम जावे, बाद में मुझे डर लगता था कि मेरा नाम न जावे। ना जाए। क्यों न जाए? क्योंकि बिल्कुल मुझे लगता बिल्कुल। था कि ये व्यक्ति ये नाम तो बेच देगा, बाद में अगर कुछ किसने गड़बड़ करी, कोई हल्का फुल्का लिखा, हम भी फंस गए कि यार भारद्वाज जी आप ऐसे लोगों की किताबों को रिकमेंड कर रहे हाँ, हैं। तो उसमें अपने नाम की भी खराब होने का डर लगता है। चलिए, बहुत अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया हमें। और इसी बीच हमारे साथ 20 से 22 लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम थोड़ा सा बदलते हैं माहौल को और सर से हम एक गजल सुनते हैं, उसके बाद मैं अगले सवाल पर आऊंगी। आपने गजल निकालिए, तब तक मैं आप सभी का स्वागत कर लेती हूँ। राधा शिवाजी, आपका स्वागत है। मंजुला श्रीवास्तव जी, सार्थक वार्ता बिशप। रतिराम जी कह रहे हैं कि हम भी आपके साथ रहकर कुछ कविता कहने का प्रयास करेंगे। बेशक सभी को करना चाहिए ये प्रयास। रमेश रमन जी, सार गर्भित साक्षात्कार है दादा, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद और स्नेह हमें मिलता है, आपका शुक्रिया। महेंद्र मिश्रा जी लगातार जुड़े हैं। अश्लेय भारद्वाज जी आपसे हमसे जुड़ी हुई हैं और बहुत स्वागत कर रही हैं और बहुत तारीफ कर रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। राधा शिवा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर रामयश बागरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सोहनलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और जो नाम रह गए हैं, मैं आप सभी का भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। चलिए सुनते हैं सर से खूबसूरत सी गजल। रामयश जी, आपका भी स्वागत। आपने आपने गजल पढ़ने के लिए कहा, तो बात चल रही थी कि आपने दो प्रश्न पूछे कि आप ज्ञान भिक्षु कैसे, फिर आपने जी पूछा समालोचक कैसे। तो जी। एक छोटा सा परिचय में गजल, मेरे नाम की, मतलब अरे मेरे वाह, नाम से वाह वाह, गजल क्या मेरी बात है, है। उसी में दोनों बातें आ गई, बहुत बड़ी बात, अच्छी बात। जी, तो कुछ इस तरीके से अपने परिचय में कहना चाहता हूँ कि खुद से बातें करता हूँ, हम्म खुद से बातें करता हूँ, खुद को ही समझाता हूँ, हम्म। और खुद से मेरी लड़ाई है और खुद से हार भी जाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। इस परिचय से समझिए कि मैं कौन हूँ, कि खुद से खुद बातें से हार करता भी हूँ, जाता हूँ, क्या खुद बात को है। खुद से समझाता हूँ, मेरी खुद से लड़ाई है मेरी और खुद लड़ाई से है, हार भी जाता हूँ, बहुत खुद सुंदर। से हार भी जाता हूँ। डरता हूँ बस खुद से मैं, हम्म। इस दुनिया से लड़ जाता हूँ। अच्छा। डर- डरता हूँ बस खुद से मैं, इस दुनिया से लड़ जाता हूँ। खुदकुशी नहीं कर सकता बस, कई बार रोज मर जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ।
क्या बात है! खुदकुशी जी नहीं कर सकता पर और ये कई कई मनों की बात होगी, जो अभी आप कालजयी की बात कर रहे हो ना, जब जी जो जी। हमारी दैनिक दिनचर्या है, इसमें इस शेर को या इस मिसरे को कहने की कितनी बार ज़रूरत पड़ती है इंसान को। जी, बहुत सर। बहुत धन्यवाद। और आगे देखिए, जीवन का एक एक चित्रण है कि रंजिशें खुद से रखता हूँ, हुँ, रंजिशें खुद खुद से से रखता रखता हूँ। हूँ, इस दुनिया से लड़ जाता हूँ। हुँ, रंजिशें खुद से लड़ता हूँ और इस दुनिया से लड़ जाता हूँ। कोई तारीफ सुनाता है मेरी, मैं जाने हुँ, क्यों हुँ, डर हुँ। जाता हूँ। अरे क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! कोई तारीफ सुनाता वाक़ई है मेरी और मैं जाने हुँ, क्यों डर जाता हूँ। चलते चलते रस्तों पे कभी खुद हुँ, से भी मिल जाता हूँ। हुँ, हुँ। चलते चलते रस्तों पे कभी खुद कभी खुद से से भी भी मिल मिल जाता जाता हूँ। हूँ। जिंदगी व्यापार सी लगती है, कभी खोता हूँ कभी पाता हूँ। कभी पाता हूँ। क्या बात है! क्या बात है! जिंदगी व्यापार सी लगती है, कभी खोता हूँ कभी पाता हूँ। ये पंक्ति गौर फरमाएं कि मेरे इरशाद। वादे खुद से हैं, हुँ। मेरे वादे खुद से हैं, मैं खुद को ही बहलाता हूँ। आहा! वाह, वाह! मेरे वादे इससे खुद अच्छी से क्या बात हैं, मैं खुद को ही बहलाता हूँ। मंदिर मस्जिद दोनों हैं, मैं हुँ, माँ के पाँव छुआता हूँ। क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! खुद मंदिर से मस्जिद बातें दोनों करता हूँ हैं, खुद। मैं माँ के हाँ, पैर मंदिर मस्जिद। छुआता हूँ। जी, मंदिर मस्जिद दोनों हैं, मैं माँ के पाँव छुआता हूँ। खुद से बातें करता हूँ, खुद को ही समझाता हूँ। खुद से मेरी लड़ाई है और खुद से हार भी जाता हूँ। ये पंक्ति आप ले जाएँ अपने साथ में। बेशक। मुझसे बड़ी मेरी मैं है, हाँ जी, मुझसे बड़ी मेरी बड़ी मेरी मैं मैं है। है, मैं इसको रोज़ बढ़ाता हूँ। क्या बात है! कड़वा सच। मुझसे बड़ी मेरी मैं है, मैं इसको रोज़ मैं इसको बढ़ाता रोज़ हूँ। बढ़ाता हूँ। बेहतर दिखने की ज़िद में बद से बदतर हो जाता हूँ। क्या बात है! क्या बात है! वाक़ई बहुत खूबसूरत। मुझसे बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल मेरी सच्ची मैं बात। है, मैं उसको मुझसे बड़ी मेरी मैं है, मैं इसको रोज़ बढ़ाता हूँ। बेहतर दिखने की ज़िद में बद से बदतर हो जाता हूँ। खुद से बातें करता हूँ, खुद को ही समझाता हूँ। खुद से मेरी लड़ाई है और खुद से हार भी जाता हूँ। क्या बात है! क्या बात है! वाक़ई ही बहुत खूबसूरत हर एक शेर अपने आप में मुकम्मल गज़ल बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद, धन्यवाद, और धन्यवाद। लगातार आपके एक-एक मिसरे को कोट किया जा रहा है। अश्लील भारद्वाज जी, राधा शिवाजी, रतिराम जी, मंजुला श्रीवास्तव जी कह रही हैं हर मन का शेर और बहुत सुंदर महेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं बहुत सुंदर हृदयस्पर्शी प्रेरणादायक रचना और उत्तम प्रस्तुति। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। आर.एन. सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि श्रेष्ठ रचनाकार द्वय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो सर का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। रमेश रमन जी, सुंदर गज़ल आपकी आत्मकथ्य के रूप में जो आपने कही, रमेश दादा का भी आशीर्वाद मिलना बड़ी बात है, बहुत बड़े गीतकार हैं और उम्र में और तज़र्बे में हमसे काफ़ी बड़े हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आभारी हूँ, आभारी हूँ, आभारी वेरी डीप एंड मीनिंगफुल लाइन्स बेशक इसमें कोई शक नहीं है। तो जि सारगर्भित वार्तालाप अब लाजवाब पेशकश आप 25 लोगों का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये आपका प्रेम है सर कि आपको सुनने के लिए इतने लोग हमारे साथ-साथ उपस्थित हैं रात के 10 बजे। सीमा शर्मा जी भी लगातार तारीफ़ कर रही हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत। सीमा जी धन्यवाद। खूबसूरत गज़ल, प्रेरणादायक गज़ल। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। और हम अब बात करते हैं, आपको 7 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। किसी एक जी। विशेष की कोई विशेष बात अगर आपके ज़हन में हो? तो पहले तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई हम सबकी तरफ से और फिर हम आपसे जानते हैं किसी एक विशेष अवार्ड की आप हमें कुछ बात सुनाएँ। अवार्ड समय पे मिलते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जो सबसे बड़ा अवार्ड अभी तक का रहा है, वो न्यू जर्सी अमेरिका में अ, जी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के द्वारा मुझे दिया गया। और जी, जी। वो साहित्य सृजन अवार्ड है और मेरी गज़ल विधाओं पे उसको दिया गया। और अरे वाह! आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि वो अवार्ड जब आपको उस थोड़ी-सी भूमिका पे ले चलता हूँ। जी, जब जी। मैं उस कार्यक्रम में गया तो वहाँ पे मुझे बताया गया कि यहाँ पे आप 41वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन समिति के द्वारा था वो। हुँ। तो वहाँ पे 41 मुख्य अतिथियों के नाम की फोटो लगी हुई थी पहले से।
अच्छा। 40 की लगी। और वो जब हम्म मैंने 41वें फोटो देखी तो मैंने कहा अरे वाह, ये मैं। हम्म तो ये मुझे मैं उस हूँ। समय मालूम अरे नहीं था वाह। कि ये क्या महत्व है इसका। तो जब हम्म। जब उस मंच के जो कर्ता धर्ता थे उन्होंने कहा कि सर जो पहला यहाँ पे मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम, हमारे अंतर्राष्ट्रीय समिति के जो मुख्य अतिथि थे, वो हम्म, हरिवंश राय बच्चन साहब थे। क्या बात है। और जब उस कैटेगरी में मैंने नाम देखे, गुलजार साहब का नाम देखा, मैंने जावेद जी का देखा, और जाने किस किस का नाम देखा, और मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा था कि ये लिस्ट में मेरा नाम कैसे हो सकता है और मैं कैसे यहाँ तक हम्म पहुंचा हूँ, मुझे नहीं मालूम। फिर मैंने हम्म उनकी एक समिति के जो अध्यक्ष हैं जिन्होंने ये चयन किया था, तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या था। कह रहा हमने, मेरी किताबों का जो प्रकाशन होता है वो डायमंड की तरफ से होता है, तो कह रहा हमने डायमंड जी बुक्स जी। वालों की तरफ से कुछ किताबें मंगाई थी, वहां से आपकी हम्म किताबें आके हमने, हमारी एक समिति है जो बैठ के इस पर रिसर्च करती है कि कौन क्या लिख रहा है वगैरह वगैरह। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि अभी आप बैठ के सुनेंगे और आपकी कविताओं को लोग सुनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्यों अवार्ड मिल रहा है। क्या आप बात है, बहुत बड़ी उन्होंने बात है कि सर, आप वाकई। यकीन आप ज्यादा कर पाएंगे, क्योंकि जब कोई लेखक, कवि और कविताकार, गजलकार, गजल गो, उसकी कविता को कब कोई मंच पे पढ़ रहा होता है या उसको उसमें उसको किसी प्रकार से रचना में कहीं से ला रहा होता है और कह रहा होता है कि ये प्रेम भारद्वाज ज्ञान भिक्षु की कविता है या सोनिया जी की कविता है, तो उस समय पता चलता है कि आपने कुछ किया है, कुछ कमा रखा है थोड़ा बहुत। कुछ कमाया है, यही कमाई है, जी बिल्कुल। जी। तो जब वहां पे जब ये कुछ समय मेरी कविताओं का पाठ हुआ, तो मैं हम्म समझ नहीं पा रहा था कि अमेरिका जैसे जगहों में हिंदी, और मैं ये तो जानता था कि बस बहुत बड़ी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति बहुत बड़ी संस्था है, मगर हम्म इतना अध्ययन करने के बाद और इतनी विशुद्ध हिंदी पे चर्चा हो सकेगी, या ऐसे भी होगा कि जो कविता मैं भूल गया हूँ और उस हम्म। कविता को भी कोई याद दिला रहा है। तो मैं तो याद दिला रहा एक है। एक इंडियाना से एक मोहतरमा आई हुई थी, उन्होंने एक कविता पढ़ी थी मेरी, मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने वो कविता की 4 पंक्तियां सुनाई मुझे, अपना पूरा वो एक कालखंड याद आ गया। याद आ क्योंकि गया। क्योंकि आपने जब लिखा था, जब आपके साथ उस बारे में बहुत कुछ बहस हुई थी, और कोई हम्म। 7-8 हजार किलोमीटर दूर बैठ करके अगर उस कविता को कहीं पे आपको सुना रहा है, और मेरे को नहीं सुना रहे थे वो तो उससे पहले तो मेरे को शक्ल से ऐसे फोटो में जानते होंगे, जब मिले नहीं थे कोई, तो वो मेरे सामने बोल चुके थे वो, तो उन्होंने वो कविता सुनाई, वो उसकी 4 पंक्तियां पिछले कार्यक्रम में मैं आपको सुना चुका हूं, मगर मैं आज रिपीट करना चाहता नहीं, जरूर सुनेंगे सर, मैं तो सेम हूँ, लेकिन सुनने हूं। वाले श्रोता हमारे सारे नए हैं, तो हमारा मकसद हम तक आपकी बात को पहुंचाना। तो उसकी भूमिका छोटी सी सुनानी पड़ेगी, क्योंकि कविता तब समझ में आएगी आपको कि कविता कैसे जी, बनेगी। स्वागत स्वागत। मैं आप पानी दिल्ली पी में, लीजिए सर, अगर जरूरत महसूस हाँ कर रहे हैं तो। हाँ मैं क्या, कोल्ड चल रहा है आजकल दिल्ली में बहुत, तो जी मामला जी गड़बड़ जी, है। मौसम ऐसा तो है ना। मैम वो ना, ऐसा था कि मैं ये जो इसकी भूमिका में इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि वो कविता आपको तब ज्यादा अच्छी लगेगी और सार्थक लगेगी। मैं ना हम्म। बड़े बाल सुलभ, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना उदंड छात्र की तरह किसी गुरु के पास ये कहने चला गया कि देखो मैं भी लिखता हूँ। और किसके पास अच्छा। चला गया वो नाम बताता हूँ। हम्म मैं दिल्ली में एक जगह है गुलमोहर पार्क, वहां के उसके नजदीक में मैं कहीं रहता था। तो गुलमोहर हम्म। पार्क में आदरणीय हरिवंश राय बच्चन साहब रहते थे। अच्छा। और अरे वाह। मैंने उनकी मधुशाला कहीं से कई किताब कॉपी पढ़ी थी, और उसमें हम्म मतलब कुछ 4-5 पंक्तियां याद कर ली होंगी। मैं बहुत ही हम्म। छोटा था, मतलब मेरी उम्र 15 साल की थी शायद। अच्छा। और मैं मतलब उनकी कोठी पे जाके दस्तखत दिया। मेरी हाँ, तो कोई 15 साल डायरी का बच्चा ये हिमाकत कर सकता है ना, आज थोड़ी हम कर सकते हैं ये हिमाकत। अब जी अब अंदाजा लगाइए कि कितनी धूर्तता थी वो, कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं किससे बात करने जा रहा हूँ। मुझे ये बताया गया कि जी, वही सामने वाली बात। जो कोठी है, वो जो कोठी है वो आदरणीय बच्चन साहब की है। और
मैंने कहा यार वो मैं कविता भी तो लिखते लिखता हैं। हूँ। मैं पता क्या सोच रहा हूँ, मैंने कहा मैं भी तो लिखता हूँ, मैं जाकर उनसे बात करने जाता हूँ। उनकी कोठी पे चला गया। अब धूर्तता की हद देखिए कि मैं जाके उनके गार्ड से कह रहा हूँ, सर से कहो कि प्रेम भारद्वाज नाम का कोई शख्स आया है, वो कवि है, उससे उनसे कहो कि वो अच्छा, मिलना चाहता है। क्या बात है। क्या अब क्या दाढ़ी ना हिम्मत है। मूछ, मतलब मेरे मेरे मैं स्कूल से निकला हुआ बच्चा, मतलब बिल्कुल अभी छोटी सी उम्र। उस मेरे गार्ड ने मुझे देखा ऊपर से नीचे तक, कह रहे अभी तो यार तुम्हारी उम्र बच्चों खेलने की है, तू क्या बातें करने आया है, किनके घर में आया तू? मैं कहा सर ऐसी सी बात है, आप बोल दीजिए। अगर 1 2 3 4 बार गया तो उसको मुझ पे दया आ गई, ऐसे तो मिल नहीं सकते थे उनसे। तो उन्होंने एक हिंट किया, कह रहे बेटे वो सामने जो पार्क है ना, गुलमोहर पार्क, उसमें शाम को बाबूजी अपने मित्रों के साथ घूमने जाते हैं, बाकी इससे ज्यादा मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। समझ गया बात? अच्छा। मैं कहा जी मैं तो समझ गया बस। अब मैं अगले 2 4 दिन बाद अपनी डायरिया डूरिया तैयार करके और अपनी तरफ से बढ़िया से कपड़े पहन के मैं पहचानने का प्रयास किया। कवर पेज पे बाबूजी के स्केच था ऐसे, मतलब अच्छा। और मैंने फोटो नहीं देखी थी उनकी, स्केच से अंदाजा लगाया कि ये होंगे। तो मैं बाबूजी उन देखा मैंने 4 5 बुजुर्ग बैठ के किसी बेंच पे आके बैठ रहे हैं, तो ये इनमें से कोई है। और मैं जाकर के उनके पैर पड़ गया, प्रणाम करने लग गया और बात करने लग गया। तो बोले बेटे आप कौन हो? मैंने कहा जी मैं, अब मेरे अगर वार्तालाप का छोटा सा हिस्सा सुनाता हूँ तो वो था कि मैं भी लिखता हूँ और मैं आपको अपनी कुछ कवि हूँ। रचनाएं दिखाना चाहता हूँ। अब आप सोचिए, अब मैं जब सोचता हूँ इस बात पे मैं खूब हंसता भी हूँ और अपनी मूर्खता पे भी हंसता हूँ, और उसको सोचता हूँ कि कितनी धूर्तता थी ये, ऐसे बात करते हैं कोई नहीं, ये अपने। तो गौरवशाली पल से अच्छा है। वो हिम्मत ना की होती तो शायद आप आज यहाँ ना हाँ, होते। मगर मैं अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी में उनको इसीलिए रखता हूँ क्योंकि उन्होंने क्या कहा हाँ। था उसके बाद सुनिए आप। जी बोले जी। अच्छा बेटे ये वो तो ठीक है, लिखते हो, अभी तुम्हारी उम्र, अभी दाढ़ी ना मूछ, अभी लिखने से अभी कविता क्यों करते हो आप? मैं कहा जी मैं बस करता हूँ, और ये आप इन पे नजर मार लीजिए। तो मैंने जो लिखी होगी उस समय, मैंने उनको कागज पकड़ाए, तो उन्होंने ऐसे पन्ने पलटे और बोले बेटे अभी तो पता नहीं तुमने कब लिखी और कैसे लिखी मालूम नहीं, पर कुछ नया लिख के लाओ तो पता चले। ऐसे उन्होंने बोल के कंधे पे हाथ रखा और ये बोल दिया मुझे, कहने टालने लगे वाला कि एक किस्म से उन्होंने तो कहा ना उस टाइम। हाँ, उन्होंने ये कहा कि बेटे हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं मगर। अब मैं चला गया। अब मैं रात भर नहीं सोया, यकीन करोगे मैं रात भर नहीं सोया, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। और मैं फिर चैलेंज अपना हो गया कभी ना। पेज फाड़ रहा हूँ, पता नहीं 40 पेज फाड़ दिए, कुछ लिख दिया। अब अगले दिन फिर शाम को 4:30 5 बजे फिर जाकर पार्क के कोने पे खड़ा हो गया कि अभी आएंगे फिर मिलूंगा, अब कहूंगा मैंने अभी लिखी है ये। और ये बिल्कुल सच्ची घटना है और मेरे जीवन के टर्निंग पॉइंट है। तो जब मैंने उनको कागज दिखाया, मैं कहा सर आपने कहा था ना कल कि आप हिम्मत की दाद देते हो, मैंने हिम्मत पे गजल लिख दी है, चार चार अच्छा। शेर सुनेंगे? बोले सुनाइए। तो अब मैंने वो पंक्तियां सुनाई, उनमें से 2 4 आपको सुना देता हूँ। जी जी, स्वागत। वो लिखा था मैंने कि हौसले रख बुलंदी पर, तमन्नाएं जवां होंगी, जो क्या कल बात थी है। आसमानों पर वो शायद कल यहाँ होगी। न कर हम्म मायूस ये दिल को, अंधेरे की वजह होगी, जिन्होंने रात देखी है उन्हीं की कल सुबह होगी। कल सुबह जब होगी, मैंने क्या बात। ये पंक्ति उनको सुनाई, मगर उन्होंने एक आखिरी में 2 पंक्ति हैं उस पे जब खास करके तवज्जो दी, कहने लगे ये कैसे लिखी बेटे आपने, आपकी उम्र तो बहुत छोटी है, इसके अर्थ जानते हो? मैं कहा जी हाँ हम्म जानता हूँ। वो पंक्ति थी, हम्म एक ऑब्जेक्शन था उनका और एक उन्होंने सजेशन पूछा था। तो ऑब्जेक्शन ये था, एक पंक्ति थी कि न कर जर का गुमा इतना कि खुद को भी भुला दे तू, आज है पास जो तेरे न जाने कल कहाँ होगी। कहाँ अब होगा, क्या बात अब है। वो मैंने अपने पिताजी के प्रति गुस्सा दिखाया था कि पैसे मांगता था, उन वो पैसे जरूरत से ज्यादा देते नहीं थे, तो वो पंक्ति उसमें आ गई कि अच्छा अच्छा। न कर जर का गुमा इतना कि खुद हुआ को भी इतना। भुला दे तू, आज है पास जो तेरे न जाने कल कहाँ होगी। होगा। तो बोले ये खुंदक किस पे उतारी आपने? मैंने कहा मैंने पापा से पैसे अपने मांगता था, पिताजी मेरे से पैसे। वो भी बता हाँ दिया सच। हाँ, मैं तो बड़े मन का साफ था, मैंने बता दिया। बोले ये तो हो हम्म गई पंक्ति, मगर ये जो आपने आखिरी पंक्ति लिखी है वो पंक्ति यूं थी कि जलाकर रख चरागों को अंधेरे और भी होंगे, हम्म जलाकर रख चरागों को अंधेरे और भी होंगे, अगर
अगर सावन यहाँ होगा तो पतझड़ कहाँ होगी। क्या बात है। तो उन्होंने इस कविता के लिए मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा था, बेटे आपने बहुत गहरी बात लिख दी है, जानते हो पतझड़ कौन है और सावन कौन है। तो उनके बगल में एक मित्र बैठे थे, उन्होंने कहा कि देखो ये जो पढ़ रहा है लड़का, ये सावन है और हम पतझड़ हैं। अरे और वाह। मैंने तो अपनी तुकबंदी में लिखी थी, हाँ मगर हाँ हाँ मुझे हाँ। इतना बड़ा आशीर्वाद था वो मेरे लिए कि मैं जीवन बेशक। में आज तक उसको मैं कोई मंच होता नहीं जहाँ पे ये जिक्र नहीं करता उनका। मैं और कुछ तो दे बड़ी नहीं सकता जरूरी बात उनको। है, बड़ा जरूरी और बड़ा खूबसूरत जिक्र है ये। हाँ हाँ। तो बस इस तरीके से मेरा सफर शुरू हुआ लिखने का। और वो अब भगवान के आशीर्वाद से अब तो कई हजारों कविताएं गजलें हो गई हैं। मगर वो जो आपका गजलों में कोई उस्ताद भी है? किसी किसी को आपने उस्ताद भी बनाया, या कहाँ से सीखा आपने इसका? रदीफ काफिया बहर जो कुछ भी इसका हमारा गणित है, हम जानते हैं। ये मैंने खुद पढ़ा, बताऊं, मैंने किसी से पढ़ा नहीं। मैं जब पहली गजल जब मैं लिखता था तो मुझे पता नहीं था रदीफ काफिया बहर क्या चीज होती है, मिसरे क्या होते हैं। मैं लिखता था, हम्म। परंतु जब एक बार सच्चाई को कबूलना चाहिए, और जब अपने किसी युवाओं के सामने बात करो तो सच्चाई को बहुत जरूरी कबूलो, क्योंकि वो जी उनके काम बेशक। आती है। हम तो निकल गए आगे। तो एक बार मैं किसी मंच पे किसी पता नहीं मैं कोई शेर या गजल कुछ पढ़ रहा हूँगा, तो एक हम्म। बहुत बुजुर्गवार बैठे थे जिनका अपने आप में बड़ा नाम था। उन्होंने कहा कि बेटे इसमें थोड़ा सा ना आपका काफिया बड़ा तंग लग रहा है। हम्म। और मैं कबूलता हूं कि मुझे उस दिन तक ये नहीं पता था काफिया होता क्या है। होता क्या है? अच्छा। तो मैंने कहा जी कोई तंग नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, कौन तंग है यहाँ पे? कोई तंग नहीं है। मुझे सचमुच में नहीं पता था कि रदीफ काफिया मिश्रा मतला मतला ये कुछ नहीं मालूम था मुझे। तो मैंने उस दिन एक बात ठान ली, नहीं अब आज के बाद में जब मंच पे जाऊंगा तो मैं इसका अध्ययन करके रखूंगा कि क्यों करके काफिया होता है, क्यों करके रदीफ होता है, बहर कितने प्रकार की हो सकती हैं, और इसकी बारीकियां समझूंगा। तो कम से कम मुझे 3 साल लगे गजल को अरे वाह, समझने के। तीन क्या बात साल है, में आपने समय गजल दिया। फिर भी पूरी गजल को पढ़ नहीं सकता, इतनी गहराई है कि बहर करीब 32 बहर होती हैं। आप सोचो, जी बेशक। लोग एक बहर में बेशक। गजल नहीं लिख सकते, ठीक है, जी मगर जी, उसको बिल्कुल जब सही कह रहे हैं आप। पढ़ोगे, आप जब समझोगे तो पता चलेगा कि यार अभी हम तो बहुत कुछ नहीं जानते। मगर मुझे हम्म कबूलने में कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने तो उसको समझ लिया कि नहीं, जिसने मुझे टोका वो मेरा गुरु ही है कहीं ना कहीं। इसीलिए ज्ञान भिक्षु हम्म। नाम भी अडॉप्ट किया कि कोई बुराई नहीं है, अपने को गुरु मत बोलो, भिक्षु बोलो भी ज्ञान का, तो क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, सीखो बहुत अच्छी बात कर रहे सीखो हैं। रोज सीखो। तो फिर इस ताकि तरीके से हम तो रोज सीखने का मौका हमें मिलता रहे। तो आपकी अब तक कितनी पुस्तकें आ चुकी हैं सर? मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, मेरे हाँ, पास तो परिचय है। मैं ये कहूंगा कि मेरी गजलों में 10 एक जो अच्छी किताबें जो डायमंड की तरफ से छपी है वो प्रिंट हो चुकी है। हम्म। 5 किताबें प्रिंटिंग में पड़ी हुई हैं। और इसके अरे वाह। अलावा मैंने इंग्लिश की भी कोई किताब लिखी है, वॉयस टू हम्म। सक्सेस। और एक मेरी अभी लीडरशिप और मैनेजमेंट पे किताब आ रही है, प्रिंटिंग में जाएगी अब जो जल्दी। तो सब्जेक्ट मेरे जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा, तो इसलिए मैंने पॉलिटिकल और मैनेजमेंट पे लिखी है वो किताब, लोगों को ये अच्छा। बताने के लिए कि जीवन में दोनों चीज की जरूरत होती है। लोग सोचते हैं अच्छा मैनेजर सबसे अच्छा होता है, लोग कहते हैं, कोई कहता है लीडर अच्छा होता है। मैं समझता हूँ दोनों का कॉम्बो इंसान को होना चाहिए। अच्छा मैनेजर भी होना चाहिए तो अच्छा लीडर भी होना चाहिए। और उसके लिए जरूरी नहीं है पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया जाए, जीवन के घर घर में लीडर की जरूरत है और घर घर में बेशक मैनेजर बेशक। की। एक एक गृहिणी जो हमारे घर में है, उससे बढ़िया मैनेजर और उससे बढ़िया लीडर नहीं है कोई, बड़ी क्योंकि अच्छी बात कर रहे हैं आप। वो सब कुछ लीडरशिप भी जानती है और मैनेजमेंट भी जानती है। तो वो हम बेशक। तो पॉलिटिक्स में समझते हैं उसको लीडर बोलते हैं, मगर नहीं, उसका बड़ा हम्म। रूप एक मैंने अब लिख दिया है, वो अब लगभग कंप्लीट हो गया है। तो वो किताब भी बहुत जल्दी आएगी आपके बीच में। एक मैंने बच्चों के प्रेरणा के लिए एक बहुत साल पहले सोचा कि बच्चों को क्या बताऊं जो कि मैंने जीवन भर में क्या किया और मैं कैसे, अगर मैं कुछ बना तो कैसे बना और क्या हुआ होगा। तो मैंने 250 एक बुलेट पॉइंट पे किताब लिखी है, उसका नाम है वॉयस टू सक्सेस, इंग्लिश की है वो। अरे वाह।
और ये तो उसमें आम युवा के लिए भी बड़ी जरूरी किताब हाँ, है, वॉइस टू सक्सेस। उसमें वॉइस टू सक्सेस इसलिए लिखी है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि सब ये बताते हैं लोगों को कि हम ना जीतते कैसे हैं। मैंने इस किताब के माध्यम से बताया कि हम हारते क्यों हैं। बड़ी बात, ये अच्छी बात है। हाँ, आप देखिए, सब ये बताना चाहते हैं कि ऐसे करो जीत जाओगे, पर अगर हम उसको ये बता दें उस समय कि यहाँ ये मत करना नहीं तो तुम हार जाओगे। तो उस किताब को लिखने के पीछे मकसद था, वॉइस टू सक्सेस के पीछे उसके पीछे मकसद था कि मैं कुछ पॉइंट हाईलाइट कर दूं, लोग बच्चे पढ़ें, और जान के खुशी होगी आपको किसी यूनिवर्सिटी ने उसके कुछ चैप्टर पढ़ाने शुरू कर दिए। बड़ी अच्छी बात है, जरूरी भी है। जैसे मॉरल एजुकेशन स्कूल्स में रखते हैं, वैसे उसी तरीके से इस टाइप की किताबें जो हैं हमें हमारे स्कूल की लाइब्रेरी को रिच करती हैं, वो इसमें जरूर रहनी चाहिए। और मुझे आपको बता के और खुशी हो रही है कि मुझे अभी एक आईएएस के इंस्टीट्यूट ने बुलाया था कि वहाँ पे कुछ डिलीवर करो। तो मैंने कहा मैं क्या डिलीवर करूंगा, जो मैंने लिखा है यानी वो ऑथेंटिक है ज्यादा, ठीक है। तो मैं अपनी किताब लेके गया और मैं उसके पृष्ठ पढ़ने ऐसे पलट करके मैं बार बार पढ़ा रहा था, उसमें से बता रहा था पॉइंट। तो आप यकीन करोगे कि वहाँ के जो संस्थान के प्रमुख थे उन्होंने कहा सर ये किताब एक तो एक हमें गिफ्ट कर दो और इसका रेफरेंस दे दो, हम सब बच्चों को ये किताब लेके देंगे ये वाली। क्या और बात है। मैंने उसी समय डायमंड वालों को फोन लगाया, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा ये किताबें तो खत्म हो चुकी हैं। तो मैं कहा सर ये 200-250 किताबें इनको चाहिए। तो आप यकीन करोगे कि उन्होंने वो किताबें अपने अनऑफिशियल सिलेबस में लगा दी। तो और क्या करना। अच्छा। जब आपको कुछ किसी काम से कोई चीज अगर आपकी लिखी हुई चीज किसी के काम आ रही है तो समझ लो उससे बढ़िया कुछ काम नहीं किया। ये इससे बड़ा तो कोई इनाम या कोई प्रसाद या कोई लिफाफा नहीं हो सकता, मैं ऐसा मानती हूँ। सर बहुत अच्छी बातें आप हमसे बता रहे हैं। आपने जो किताबें पूछी तो मैंने बताया कि किताबें तो अभी आने वाले टाइम पे मेरी बुक्स आ रही है, लीडरशिप और मैनेजमेंट पे किताब है एक, बहुत सब्जेक्ट गहरा है थोड़ा, और उसका कॉम्बिनेशन इसलिए मेरे लिए सूटेबल है क्योंकि मैंने जीवन को अपनी तरफ से ये सोचा है। कुछ समय इस राजनीति में दिया तो मैंने देखा कि आने वाले लोगों को ये बताया जाए कि लीडरशिप केवल पॉलिटिकल नहीं होती है। लीडरशिप आपके जीवन में रोज होती है। मतलब अगर आपके अंदर एक विजन है किसी काम के लिए तो एक लीडरशिप आपके लीडर अंदर ही सक्सेसफुल इंसान है, बेशक सही कह रहे हैं। मगर उसका डेफिनेशन दिखाई है मैंने उसमें कि जितना खूबसूरत लीडर होता है उससे खूबसूरत मैनेजर होता है। उसको मैनेज सर कौन एक करना बात मेरे जहन में आ रही है बात करते करते आपसे। एक तरफ आप लीडर हैं, मतलब पॉलिटिक्स से आपका कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत संपर्क रहा है, दूसरी तरफ आप साहित्यकार हैं, फिर आप गजलकार हैं, फिर आप कवि हैं, फिर आप समालोचक हैं। ये जो कवि मन का आदमी होता है इसे बड़ा भोला भाला, बड़ा सीधा और सच्चा इंसान माना जाता है। और हमारी सोसाइटी में जो लीडर है उसकी जो डेफिनेशन है वो इससे बिल्कुल अपोजिट है। तो आप इन दोनों पदों को एक साथ से कितनी खूबसूरती से कैसे निभा रहे हैं? चलिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठा दिया। मैं समझता हूँ कि इतनी खूबसूरती से इस बात को आपने कह दिया है। आपने सीधा सीधा ये कहा है कि लीडर लोग इतने कोमल हृदय के नहीं होते और लिखने वाला नहीं कोमल हृदय का मतलब होता है। समाज कहता है ऐसा, जैसा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो आपको मैं बताता हूँ मैंने ना, बहुत साल पुरानी बात है, मैं किसी पार्टी से बहुत अच्छे मंच ऐसे पद पे था और मुझे मंच पे रामलीला ग्राउंड पे कुछ बोलने को कहा गया। अब बोला गया कि तब तक भीड़ जुटाओ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बातें करो। अच्छा। हाँ। तो अब हमने भाई अंदर से कवि जाग गया, क्योंकि हर जगह तो आप लीडर नहीं हो सकते। तो जो नहीं हो मैंने सकते। कविता वहां सुनाई होगी, आप सोच ल सकते हो कि मुझे अगले दिन पार्टी से लगभग निकालने वाली नौबत आ गई। क्योंकि या तो आप कवि हो जाओ या राजनेता हो जाओ। राजनेता का मतलब है आपको वो बोलना है जो अपनी पार्टी के हक में होगा, हाँ, ठीक है। पार्टी के हक में है, मतलब जो आपकी जुबान पे डाला गया है वही बोलना है। और कवि का मतलब ये है कि आपने अपने मन की बोलो। आम जनता के हक की बात बोलनी है। बेशक। तो चलिए, मैं आपको ना, बाई चांस की बात है, वो मेरे पास सामने ही पड़ी है वो कविता, मैं सुना आप देता हूँ। सुनाइए सर, सुनाइए, बहुत मजा आने वाला है, सुनाइए।
मेरे मन में उद्गार थे और नेताओं के प्रति प्यार भी था, मगर साथ में सच्चाई कहने की हिम्मत भी थी एज ए कवि। तो कविता मैं क्या पढ़ रहा था कि वो सपने बेच रहा हमको जो जन्मों से व्यापारी है। मैं अच्छा, नेताओं के बीच में कह रहा था ये बात मैं समझ गई सर। कि वो काम ही सपने ऐसा बेच कर दिया रहा, आपने। जी, वो सपने बेच रहा हमको जो जन्मों से व्यापारी है, और हम बिकने को खड़े हैं देखो अपनी भी लाचारी है। क्या बात है। क्योंकि ये तो कवि हृदय है, यहाँ पे तो चापलूसी हम्म, चलेगी नहीं। तो कविता सुनिए। हम्म, वो सपने बेच रहा हमको जो जन्मों से व्यापारी है, हम बिकने को खड़े हैं देखो अपनी भी लाचारी है। और उसके आगे लिखा था कि एक एक वोट जो मांग रहा था, गली कूचों में झांक रहा था, लाख जनों पर एक सफेद पोश जाने क्यों कर भारी है। क्या बात है, क्या बात है। वो सपने बेच रहा हमको जो जन्मों से व्यापारी है, हम बिकने को खड़े हैं देखो अपनी भी लाचारी है। पंक्ति सुनिए कि जयकारा जिसका लगा रहे थे, कुल्लड़ जिसके उठा रहे थे, जयकारा जिसका लगा रहे थे, कुल्लड़ कुल्हड़ जिसके जिसकी उठा उठा रहे रहे थे, थे। साधु समझ रहे थे जिसको, वही अत्याचारी है। हम्म, साधु साधु समझ समझ रहे रहे थे थे जिसको, जिसको, वही वही अत्याचारी है। अत्याचारी है। अगली पंक्ति पे गौर करें कि चकाचौंध है दुनिया उसकी, चकाचौंध है दुनिया उसकी, दुनिया गुलाम उसकी। हुई सब सुविधा उसकी, फल फूल रहे नेता अभिनेता, जनता में मारा मारी है। वो सपने बेच रहा हमको जो जन्मों से व्यापारी है, और हम बिकने को खड़े हैं देखो अपनी भी लाचारी है। अंतिम दो पंक्ति सुनिए, आपको सार समझ में आ जाएगा, और पार्टी से जी। क्यों निकाला जा रहा था वो भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा, भ्रष्टाचार के ये है जननी, ऑफिसर छाज नेताजी छननी। अच्छा, क्या बात है। भ्रष्टाचार के ये हैं जननी, ऑफिसर छाज नेताजी छननी, ऐसे काट रहे हम सब तुमको जैसे कोई तरकारी है। क्या बात है। ऐसे काट रहे हम तुमको जैसे कोई तरकारी जैसे है। कोई तरकारी है। और इस पंक्ति में गौर फरमाएं कि सरकारी वो माल काटते, भाई भतीजों में है बांटते। सरकारी वो माल काटते, भाई भतीजों में है बांटते, उपभोग सभी करते ये कहकर ये सुविधा सरकारी है। सरकारी है, क्या बात है, क्या ये बात सुविधा है। सरकारी है। परंतु आप ये आखिरी दो लाइन ले जाएं, इस कविता का मूल मंत्र ये था। ये पंक्ति सुने आप गौर से, आखिरी की दो पंक्तियां हैं। जी, 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 स्वागत। जनता को जो लड़ा रहे हैं, नफरत दिलों में बढ़ा रहे हैं। जनता को जो लड़ा रहे हैं, नफरत दिलों में बढ़ा रहे हैं, जिनके लिए लड़ते हैं हम तुम, उनकी आपस में यारी है। यारी है, क्या बात है, क्या बात है, सच्ची बात, सच्ची बात है। वो सपने बेच रहा हमको जो जन्मों से व्यापारी है, हम बिकने को खड़े हैं देखो अपनी भी लाचारी है। जनता को जो लड़ा रहे हैं, नफरत दिलों में बढ़ा रहे हैं, जिनके लिए लड़ते हैं हम तुम, उनकी आपस में यारी है। क्या बात है, सच्ची बात, बहुत अब बहुत बड़ी बात। तो ये हाँ, पंक्ति ये सुनाने पंक्ति के लिए या तो कवि का हृदय रखो, या आप पॉलिटिकल चमचागिरी कर लो। तो जब हम पॉलिटिकल बिल्कुल। चमचागिरी नहीं कर पाए, तो हम राजनीति में कुछ ऐसा कुछ बन नहीं पाए जो हमें बन जाना चाहिए था। क्योंकि कड़वी बात भी करोगे आप, और मतलब सच्ची बात भी करोगे, तो वहां चलती नहीं है। तो उसका भुगतान यूं हुआ, शॉर्ट कट में बताते हैं आपको। हमें 4 मौके मिले, चारों बार हमें टिकट हो सकती थी, हो गई थी, और आखिरी दिन हमारी टिकट कट गई, क्योंकि हमें वो सब पैतरे नहीं आए जो करने चाहिए थे। नहीं आए ना, वो पैतरे नहीं आए, और टिकट कटवाने वाले बहुत हो गई। तो 2 आपके मिनट इस गाने का, आपकी इस शोहरत का, आपकी इस नाम का फायदा क्या आपको साहित्य में मिला, या आपने उठाया? मुझे फायदा नहीं मिला। मैंने ना उठाया ना फायदा कभी उठाया, क्योंकि मैं अकेडमियों से जुड़ा रहा हूं, मगर मैंने कभी अपना नाम प्रपोज नहीं किया कभी भी। मैं अभी पिछली बार आपने मेरी से बात हुई थी, मुझे जैसे लाल लाल किले पे ऐसे सम्मेलनों में बुलाया गया, ऐसे कार्यक्रम में शामिल रहा हूँ, पर मैंने आज तक कोई राजनीतिक तरीके से कोई भी पुरस्कार नहीं लिया आज तक। ये बहुत बहुत यकीन करो। और उसका बताऊं मैं आपको, मुझे महात्मा गांधी साहित्य सृजन अवार्ड विज्ञान भवन में मिला। मजे की बात है, उसको देने वाले मेरी विपक्ष पार्टी के
विपक्ष के लीडर से। क्या बात है। और मेरी विचारधारा दूसरी थी, ठीक है। और उसके बाद मुझे अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य गौरव अवार्ड मिला फिल्म सिटी से, तो उसको भी देने, उसमें भी मैं उसके विपरीत विचारधारा का आदमी था, मगर उन्होंने चुना मुझे, क्योंकि मैं एज ए साहित्यकार मैंने कभी राजनीति मतलब मैं दरबारी कभी नहीं बन पाया। बहुत बहुत अच्छी बात सर, बहुत एक नहीं तो एक ऐसा तो आप जल्दी से मैं अपना एक सवाल और लेती हूँ आपके साथ कि आपको मंचीय कवि होना पसंद है या आप एक विशुद्ध साहित्यकार और विशुद्ध शायर होना ज्यादा पसंद करते हैं? मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया आपने। मैंने कम से कम 100 से ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया है और बहुत मौका मिला है कि मैं मंच से बोलता रहा हूँ, एंकरिंग करता रहा हूँ वगैरह वगैरह। पर जो सच बताऊं, मैं जो लिख कर के आनंद है ना, वो बोल के नहीं है। जी लिख के जब आप बैठ जाते हैं कलम लेकर के और उतार देते हैं उसे, और आप जैसे मंच से कभी बताना पड़ता है, वो अलग बात है, वो बताना भी जरूरी है, मगर वो तो जरूरी है, वो जरूरी है, वो बताना जरूरी है, मगर मंचीय कवि होने का मुझे गौरव ना तो चाहिए, ना मैं इसके लिए भागदौड़ करता हूँ। और अभी एक मैं आलोचना तो नहीं करना चाहता, मगर आपने अनुभव कर लिया होगा कि एक ना लॉबियां बन चुकी हैं यहाँ पे जी जी, कवियों कर की। लिया अनुभव, नहीं था अब कभी पर कर लिया। हाँ, कर लिया होगा। तो वो अनुभव यूं रहा कि मैं 1985 से समझ लो मंच पे जाता हूँ और जाता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा खासा अनुभव रहा है कि लोगों ने गुट बना लिए हैं। अब नाम नहीं लूंगा मैं, मगर एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। अब ऐसा चल पड़ा है कि आप आयोजक है, आपने कहा भारद्वाज जी, आपने परसों वहाँ बहुत गुड़गांव में बहुत अच्छी कविता पढ़ी, हमारे यहाँ भी कवि सम्मेलन कर दीजिए। तो हम अब क्या हो रहा है कि कर देंगे, सब कर देंगे, तो बताओ कि कितने कवि चाहिए? बोले जी 10 कवि चाहिए। बोले अच्छा ठीक है, तो ठीक है सर, 5 लाख रुपए की व्यवस्था कर दीजिए आप। अब 5 लाख रुपए में उसने सौदा कर लिया। ऐसा हो रहा है मार्केट में, मैं बताता हूँ आपको। जी, हो रहा है, मुझे हो तब रहा पता चला जब एक बार मुझे पता चला कि आप ऑलरेडी, आपकी जो कीमत है वो इतनी लगी हुई है, आप तो आपके पैसे तो दे रखे हमने। मैंने कहा अच्छा जी, मुझे तो पता ही नहीं है मेरे पैसे दे रखे आपने। तो 5 लाख रुपए में कर लिया। और उसके बाद मतलब वो जब मित्रों को फोन लगाया तो ऐसे एहसान जताते हो, भारद्वाज जी आपको वहाँ आना है, हमने बोल दिया, आपका नाम दे दिया है, और हमारे लिए इज्जत का सवाल है, ये है वो है। तो हम चले गए, ठीक है, हम कविता पढ़ के भी आ गए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। मुझे वो बात अगले साल के कार्यक्रम से पहले पता चली कि 5 लाख रुपए पिछली बार लिए थे। 5 लाख रुपए किसने लिए थे? बोले आपके ग्रुप के हेड थे, उन्होंने लिए थे। तो ये चल रहा है, ये व्यापार चल रहा है। तो इससे जो मंचीय कवियों की जो स्थिति है ना, वो कुछ हो गई है ऐसी कि मैं किसको बुलाऊंगा पता? मैं बुलाऊंगा जो मेरे नोन है, मैं उनको बुलाऊंगा और उनको 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए दे करके अपना काम पूरा कर लूंगा। और ये व्यापार चल पड़ा, व्यापार और हो गया। बहुत बहुत बड़े स्तर पे चल रहा है। अभी मैं नाम तो नहीं लूंगा, मगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे देता हूँ। जर्मन में एक ऑस्ट्रिया में एक कार्यक्रम हो रहा था, और उसमें हमें भी इनविटेशन था, तो हम भी चले गए। तो ठीक है, सब कुछ हो गया। बाद में पता चला कि वहां तो टेबल भी बिकी हुई थी हमारी, हमें पता नहीं था। अच्छा, तो व्यापार ऐसे हो रहा है बहुत संगठित तरीके से। जो आपने मंचीय कवियों की बात करी है ना, अब मैंने अभी कुछ दिन पुरानी बात है, एक कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने कहा सर आपके नाम का लिफाफा हमने बना रखा है। मैं कहा पहले मेरे को ये बता दो आप कितने पैसे का अमाउंट बना रखा है। बोले इतने का। मैंने कहा मैंने तो कभी डिमांड नहीं करी। कह रहे सर जो आपके पिछली बार लेके आए थे उन्होंने कहा था कि आप इतने लेते हैं। मैंने कहा उन्होंने तो मुझे 500 रुपए नहीं दिए, आप तो उसकी बात कर रहे हो। तो ये जो व्यापार चल रहा है ना मंचीय कवियों के नाम पे, वो बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है, और लोगों ने अपने गुट बना रखे हैं, इसलिए उसमें किसी को घुसने भी नहीं देते और उस गुट का ही एंजॉय करते हैं। तो जब कविता बिक पैसा रही है यूं कमाने का एक साधन हो गया ये साहित्य भी, जिसे कि आप एक समाज का दर्पण किसी जमाने में कहा जाता था। बहुत नहीं मैं बेबाकी से और बहुत आपको सच्चाई से, साफ दिल से आप प्रश्नों के एक उत्तर दे बात रहे हैं। आपको जी ऐड सर। करता हूँ, सुनो, एक बात ऐड करता हूँ, आप भी अनुभव कर रहे होंगे। जो मंचीय कवि होना एक अलग बात है, साहित्यकार होना एक अलग बात है,
साहित्य को संजो के लिखना और उसको पढ़ पाना एक अलग बात है। बेशक, कुछ बेशक। लोग बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, हम्म, वो मंच को चुरा लेते हैं। जी जी। उनको उनकी चंद लिखी हुई कविताएं हैं जो कि उसी को गाते रहते हैं, वो चाहे वो 15 उसी को साल गाते पहले की या रहते आज की, तो वो अपने लिफाफा लेके चले जाते हैं। मगर जो एक्चुअल में रचनाकार हैं, जो रोज नया कुछ अच्छा लिखते हैं, वो कविता को मंच पे न बोल पाते हैं, न उनकी कविता। अब पढ़ने का चलन खत्म हो गया है। अब लोग गाने न लगे। तो किताबें बिकती तो है नहीं अब, तो अब समस्या यहाँ आती है। तो जो पाठक हैं उनको मैं समझता हूँ, पाठकों को, जो मंचीय कवियों को कवि समझना तो चाहिए, मगर उतना ही समझना चाहिए जितनी देर वो कविता पढ़ रहा है। क्योंकि राइट, लोग क्या राइट। करते हैं, लोग, एक नाम नहीं लूंगा कवि का, उनकी एक बहर की गजल है, उसमें 40 बहर जुड़ चुकी हैं पिछले 15-25 साल में। जी सर, जी सर, वो समझ रही हूँ। उसी को चलाते हैं और वो सोचते उसी हैं कि को हम चलाते उसी से हैं। कवि है। मगर उनसे अगर किसी विशेष विषय पे बात करेंगे, उनको कुछ पता नहीं उस बारे में। कुछ तो पता नहीं होता, बिल्कुल ठीक कह रहे हमें हो। कुछ नहीं मालूम है। और कविताओं के उनके वो मंचीय इसलिए हैं क्योंकि उनको ना ऐसे कभी किसी की पत्नी पे बात कर लेते हैं, किसी बहन पे, बेटी पे, ऐसी उनको लगता है इससे हंस गए लोग तो ये कविता हो गई। कविता हो गई। चक्करलस होना और कवि होने में फर्क होना चाहिए। बेशक, बेशक, बेशक। जो हल्कापन आया है, जो मुझ पर स्त्री को वहां पे हल्कापन आया। स्त्री को पेश किया जाता है अजीब अजीब बातें कर करके। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर मुझे दुख होता है कि हम लिखते अपने नाम के आगे कवि हैं, परंतु हमारे अंदर जो सृजन की जो भावना होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मौलिकता के आधार पर कुछ अच्छा लिखा जाए, कुछ ज्ञानप्रदक हो, कुछ लोगों को पहुंच जाए, लोग अपने बच्चों को सुना सकें। ऐसा नहीं है। बिल्कुल। अब फुअड़ कविताएं आपका लिखी जाती हैं। अमेरिका से सर एक बार कोई सीधा प्रसारण हुआ था, उसके बारे किस में पे? भी हमारे दर्शकों को बताएं। अमेरिका से कोई सीधा प्रसारण हुआ था शायद आपका किसी शो का। हाँ, नहीं, वो अमेरिका के कई सारे सुखद वो हैं, वो बताता हूँ मैं आपको, मगर वो एक सम्मान था मुझे। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर मुख्य अतिथियों में एक रखा गया था, और वो मेरे लिए गौरव का क्षण था, और उसका लाइव टेलीकास्ट भी था, और उसके ये बाद हम उसका, सबके लिए भी गौरव का क्षण है। हाँ, मुझे उसमें बहुत गर्व होता है कि मुझे वो मौका मिला। और मुझे फिर वहाँ का ITV गोल्ड करके एक टेलीविजन है, आप उस पे देख सकते हैं, उसपे मेरे 5-7 इंटरव्यू हैं। मैं जब भी अमेरिका जाता हूँ, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया वहाँ पे, और मुझे जान के उस दिन पता चला कि वहाँ के हिंदी सुनने वालों के लिए नंबर 1 चैनल है ITV गोल्ड। और क्या उसका बात है। जब उस पे जब मुझे पता चला कि मैं जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे जो कार्यक्रम मुख्य अतिथि के तौर पे रहा, तो उसके बाद उन्होंने मेरा लाइव टेलीकास्ट किया 31st नाइट को। तो उनकी जो अच्छा। 31st नाइट वाली जो नाइट होती है ना, वो मेरे पे आधारित थी, मतलब मेरे से शुरू करके खत्म किया क्या उन्होंने। बात है सर, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात वो मेरे लिए बहुत प्राउड का क्षण था, और मेरे जो सुनने वालों ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया था। और वहां पे वो ITV गोल्ड, जब भी नेट पे आप चेक करोगे ITV गोल्ड, तो आप प्रेम भारद्वाज ज्ञान भिक्षु लिखोगे तो आपको वो 5-7 इंटरव्यू हैं, वो आ जाएंगे। तो वो है। एक क्या बात अपने आप में बड़ी बात थी। मुझे उस दिन पता चला कि मैं 31st नाइट वहां की जब हो रही थी, तो वो मैं था उसमें, सब्जेक्ट विषय भी मैं था, और मेरे से आप शुरू थे। करके खत्म किया उन्होंने। तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, और वो इसलिए थी क्योंकि उससे पहले मैं अतिथि रहा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर। क्षण भर के लिए बोलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, तो आपको बड़ी मौका बात मिला है, तभी मैंने मंचासीन इस होने चीज का। को उठाया। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत चलिए धन्यवाद, आपसे एक गजल सुनते हैं सर। आपने याद दिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। ये सुखद यादें हैं, हमें भी याद रखनी चाहिए। तो बहुत से सम्मान है आपके पास, बहुत सी यात्राएं हैं, बहुत सी चर्चा है आपसे करने के लिए। एक एपिसोड में हम इसे नहीं कर पाएंगे, हमारा वक्त लगभग पूरा हो चुका है। तो हम एक थैंक और यू। एपिसोड करेंगे आपके साथ जरूर। अभी हम आपसे एक गजल सुनते हैं जाने से पहले, और उसके बाद हमारे युवा लोगों बच्चों के लिए कोई एक संदेश, और तब हम आपसे विदा लेंगे आज के लिए। एक खूबसूरत सी गजल सर आपसे सुनना चाहेंगे। पहले मैं युवाओं के लिए एक कविता है मेरी, जिसको जी। अक्सर मैं पढ़ लेता हूँ, और मैं ये स्वागत। कहता हूँ कि जीवन में कुछ भी बनना मुमकिन है, कुछ भी होना मुमकिन है। और
वो तब मुमकिन है जब आप कुछ ऐसा कर लो। एक छोटी सी कविता सुनिए कि तू लगन लगा तू धुन में चल, अच्छा, तू लगन लगा तू धुन में चल, तू जतन बढ़ा तू सपने बुन, सपने यूं ही नहीं फलते, कुछ कर जा कुछ करने वाले बैठ के हाथ नहीं मलते, कुछ कर जा कुछ करने वाले बैठ के हाथ नहीं मलते। बादल से पानी खींच जरा, सूरज से धरती सींच जरा, बहते पानी को रोक कहीं, सागर से पानी सोख जरा, जिन्हें काल जयी बनना है यहाँ वो जीने मरने से नहीं डरते, जिन्हें क्या बात काल है। जयी बनना है यहाँ वो जीने मरने से नहीं डरते। सेंध लगा तूफानों में आखेट बना आसमानों का, समेट जरा सागर को तू एक शिखर बना अरमानों का, जो धूप में चलना सीख गया, जो धूप में चलना सीख गया फिर उसके पांव नहीं जलते, क्या बात, जो धूप में चलना सीख गया फिर उसके पांव नहीं जलते। ये चांद सितारे वर्षों से मुझको यही समझाते हैं, प्रेम तो सबके साथ चला सब तेरे साथ नहीं चलते। क्या बात है। प्रेम तो सबके साथ चला सब तेरे साथ नहीं चलते, सबके साथ चला सब तेरे साथ नहीं चलते, कुछ कर जा कुछ करने वाले बैठ के हाथ नहीं मलते। तो मैं ये बच्चों के लिए इसलिए बताना चाहता हूँ कि जीवन में अपने आप को चैलेंज करो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस ठान लो कि मैं कुछ कर सकता हूँ। चलिए आपको आपने कहा गजल सुनानी है तो गजल रोमानियत के आधारित सुनाएं। गजल मेरे ख्याल से आप इसलिए कह रहे हैं गजल बार बार का मौसम है तो रूमानी गजल ही सुनते हैं हम आपसे। चलिए ठीक है, सुनाते हैं कुछ, आपने कहा है तो। अब तो कुछ तो इतना सारा लिख चुके हैं कि ये भूल जाते हैं कि क्या सही है। हाँ, क्या कहाँ निकालना है, अपने बच्चे सब अच्छे लगते हैं। चलिए आपको मैं गजल के नाम पे ये देखिए, ये प्रेरणादायी बात है, गजल भी समझ लो, मगर इसमें कुछ कहने का प्रयास किया है कि जीत करके हार जाना जिंदगी है, जीत करके हार जाना जिंदगी है और हार करके मुस्कुराना जिंदगी। क्या बात है। जीत करके हार जाना जिंदगी है और हार करके मुस्कुराना जिंदगी है, संघर्ष है जीवन पथों पे चलते रहिए, संघर्ष है जीवन पथों पे चलते रहिए, गम के लम्हे भूल जाना जिंदगी है, जीत करके हार जाना जिंदगी है और हार करके मुस्कुराना जिंदगी। पंक्ति पे गौर करें कि मुश्किलें भी हर कदम पर हम सफर हैं, मुश्किलें भी हर कदम पे हम सफर हैं, गिर के फिर सर को उठाना जिंदगी है, बहुत बढ़िया, गिर के फिर सर को उठाना जिंदगी है अगर तूफान तो है हौसले भी, है अगर तूफान तो है हौसले भी, एक नया सपना सजाना जिंदगी है, आंधियों से टूट जाता है अगर घर, आंधियों से टूट जाता है अगर घर, फिर नई दुनिया बसाना जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है, फिर नई दुनिया बसाना जिंदगी है। दो पंक्ति और सुन लीजिए, आसमां से बिजलियां गिरती हैं लेकिन, आसमां से बिजलियां गिरती हैं लेकिन, आसमां पे घर बनाना जिंदगी, आसमां से बिजलियां गिरती हैं लेकिन आसमां पे घर बनाना जिंदगी है, प्रेम ये दुनिया नहीं होती किसी को, प्रेम ये दुनिया नहीं होती किसी की, खुद को दुनिया में बसाना जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है। खुद को दुनिया में बसाना जिंदगी है, जीत करके हार जाना जिंदगी है और हार करके मुस्कुराना जिंदगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। एक स्पेशल गजल का ही प्रोग्राम आपके साथ रखना पड़ेगा, तो हम जुगलबंदी में करेंगे और 2 लोग होंगे, बस एक गजल आप और एक हम, तो इस तरह से और भी अधिक मजा आने वाला है हमें। किसी दिन हम एक ऐसा प्रोग्राम भी करेंगे आपके साथ। बहुत से लोग अभी लास्ट तक भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से।
महावीर साहू जी, जिन्हें कालजी बनना है यहाँ, वे जीने मरने से नहीं डरते। आदरणीय की पंक्तियाँ अंतर मन को छू गई, आपसे बहुत कुछ सीखा हमने। और एक और कमेंट लेना चाहूँगी, बिल्कुल कुछ करने का जज़्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और मनोज कामदेव जी कह रहे हैं, मंचों की बिल्कुल सच्चाई आपने हमारे सामने रख दी। मंजुला जी कह रहे हैं कि एक स्पेशल गज़ल का प्रोग्राम हम आपके साथ ज़रूर रखना चाहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये दुःख की बात है कि आज सब कुछ व्यापार हो गया है, साहित्य तो बहुत दूर की चीज़ है। तो इस तरह से आपकी बातों को मैं ये कहना चाहूँगी कि बड़े ध्यान से सुना सबने, क्योंकि गज़ल, गीत, मुक्तक, छंद की जब हम बात करते हैं, तो लोग ए मज़ा लेते हैं। लेकिन इस बातचीत में भी अगर 25 से 30 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने इस बातचीत का मज़ा लिया है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि साहित्य अभी ज़िंदा है और लोगों में सच्चाई सुनने का जज़्बा अभी बाकी है और सीखने का जुनून भी है। तो इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, इसके लिए मैं मंजुला जी को, इस पेज को स्पेशली शुक्रिया अदा करूँगी और आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया है। आप जैसे लोग जुड़ते रहेंगे और अपने तजुर्बा हम लोगों के साथ साझा करते रहेंगे, ताकि आने वाले लोग हम आपसे कुछ, आप जैसे लोगों से कुछ सीख पाएँ। तो आपके लिए धन्यवाद। मैं यही कहूँगी जाते-जाते सर, कि सवालों के मुसलसल कारवां हैं, सवालों के मुसलसल कारवां हैं, जवाबों की मगर कुछ ही निशान है। तुम्हें मालूम है मेरे हरीफों, तुम्हें मालूम है मेरे हरीफों, मेरे ख्वाबों के कितने आसमां हैं। तुम्हें मालूम है मेरे हरीफों, मेरे ख्वाबों के कितने आसमां हैं। आपके ख्वाबों के आसमां यूं ही सजते रहें, आप अपनी उड़ान भरते रहें और बुलंदियां पाते रहें और यूं ही ज्ञान भिक्षु बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे। आभारी हूँ, आभारी हूँ। धन्यवाद।